नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। हम लोग इस सेशन में मौर्य साम्राज्य को जो ऐतिहासिक स्रोत है उसके बारे में आगे बढ़ते हुए हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहले क्या चर्चा कर चुके हैं उसको हम लोग पहले देख ले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग देखे थे कि अर्थशास्त्र जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है और मौर्य साम्राज्य के बारे में भी। तो हम लोग इसमें देखे थे कि जो अधिकरण है 15 अधिकरण है, ठीक है, जिसमें गुप्तचर संस्था के बारे में, राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, दास प्रथा, गुप्तचर विभाग के रूप में, गुप्तचर विभाग का नाम भी हमने बताया था जिसको महामात्य सर्प कहा जाता है, और जो गुप्तचर जो थे उसको गुढ़ पुरुष कहा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद से हम लोग इसमें चाणक्य के द्वारा ये कहा गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो उसको आर्य कहा है, चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य ने। और यहाँ तक कि ये भी कहा है कि शूद्र होने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी सैनिक में भाग नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने आर्य माना है। और ये भी कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के साथ शूद्र भी यानी चंद्रगुप्त मौर्य भी सैनिक के रूप में शामिल हो सकते हैं। और सिर्फ चंद्रगुप्त को ही नहीं बोला है, जितने भी जो युद्ध कौशल से पारंगत है, चाहे वो शूद्र है, तो वो भी सैनिक में भाग ले सकते हैं। तो इसकी छूट चाणक्य ने दिया है। तो चाणक्य की अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात कर चुके थे, जिसमें जहाज रानी की चर्चा प्रथम बार मिलती है, जिसमें जहाज रानी का मतलब होता है कि जल मार्ग के द्वारा बिजनेस को बढ़ावा देना। और ऐसा कहा जाता था कि जहाज रानी पर राज्य का जो अधिकार था वो उसमें उल्लेख मिलता है। उसके बाद गुप्तचर विभाग के बारे में हम लोग देख लिए। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले चाणक्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग देख लें। तो चाणक्य का नाम अलग अलग मिलता है, जैसे विष्णुगुप्त मिलता है, ठीक है। उसके बाद से द्विजर्षभ मिलता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, भारत का मैकवाली उसको बोला जाता है। और यहाँ पे हम लोग एक एक करके इन डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे चलिए चाणक्य के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हम लोग कर लें। तो चाणक्य की बात करते हैं तो मूल नाम था चाणक्य, जन्म था तक्षशिला में, जो आज कहाँ है, आज पाकिस्तान में है। उसके बाद से यहाँ पे माता का नाम यशोमही और पिता का नाम चनक। और ऐसा कहा जाता है कि चनक जो पिता थे, इन्हीं के नाम से इनका नाम चाणक्य पड़ा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ज़रूरी है याद रखना, ठीक है। मूल नाम चाणक्य था और जन्म तक्षशिला में हुआ था, माता यशोमही और पिता चनक। ये आगे चलकर तक्षशिला जो विश्वविद्यालय के थे वो प्राचार्य के रूप में होते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को वही शिक्षित करते हैं। तो यहाँ पे इनको और अन्य नाम इनके क्या क्या हैं, तो अन्य नाम इनको विष्णुगुप्त, उसके बाद से द्विजर्षभ, ठीक है। और यहाँ पे भारत का मैकियावली, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का मैकियावली के नाम से कि कौन व्यक्ति प्रसिद्ध हैं, या भारत का मैकियावली किस व्यक्ति को कहा जाता है। अलग अलग तरह से एक ही क्वेश्चन को घुमाकर पूछ सकता है, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है ये सब याद रखना, ठीक है। तो हम लोग विष्णुगुप्त, द्विजर्षभ और भारत का मैकियावली। जो चाणक्य थे ये ब्राह्मण समुदाय से थे, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जाति क्या थी। तो इनकी जो जाति थी वो ब्राह्मण थे। और पहला जो ये ब्राह्मण था चाणक्य, जो शूद्रों को एक तरह से आर्य के रूप में माना हुआ था, ठीक है। यानी यहाँ पे जो हमारी जाति व्यवस्था थी तो 4 प्रकार की थी, जिसको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र कहते हैं, ठीक है। और यही हम लोग मेगास्थनीज के इंडिका नामक पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें 7 तरह के जाति व्यवस्था को दर्शाया है। जो क्या है,
वो एक तरह से इंडिका की भ्रामक जो स्रोत है वो मिलते हैं। तो हम लोग आगे बात करेंगे इंडिका के बारे में इन डिटेल। तो चलिए बात करते हैं हम लोग अभी ये जो चाणक्य के बारे में थोड़ा बहुत हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद से हम लोग इसके आगे बात करेंगे। तो मुद्रा राक्षस जो है उस ग्रंथ की बात करेंगे जो विशाखा दत्त के द्वारा रचित है। तो विशाखा दत्त के द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसको हम लोग मुद्रा राक्षस बोलते हैं। उसमें चंद्रगुप्त को वृषल बताया गया है। क्या बताया गया है? वृषल बताया गया है। यहाँ पे याद रखिएगा, विशाखा दत्त की बात करें तो विशाखा दत्त कृत जो रचना है मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल, याद रखिएगा ये वर्ड वृषल, ठीक है, वृषल बताया गया है, ठीक है। और कुछ विद्वानों के अनुसार वृषल शब्द का अर्थ होता है शूद्र, यानी एक तरह से देखा जाए तो वृषल का अर्थ शूद्र बताया गया है। ठीक है, इतना ही नहीं, मुद्रा राक्षस में यह भी बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो महापद्म नंद के क्या है? पुत्र हैं। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य महापद्मनंद के पुत्र हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा है? मुद्रा राक्षस ग्रंथ के द्वारा ये सब यहाँ पे चर्चाएं स्रोत मिलती हैं। उसके बाद से यहाँ पे हम देखते हैं तो गुढ़ीराज जो है एक कमेंटर हैं गुढ़ीराज, गुढ़ीराज या गुढ़राज, ठीक है, जो क्या यहाँ पे मुद्रा राक्षस पे क्या किए हैं? टिप्पणी किए हैं। मुद्रा राक्षस पर टीका, वही टीका मतलब कमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो दिए हैं क्या कि मिलता है कि जो महापद्मनंद के पौत्र थे, महापद्मनंद के पौत्र चंद्रगुप्त को बताया गया है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि बौद्ध धर्म जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बता रहा था, जैन ग्रंथ जो चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बता रहा था, वहीं यहाँ पे मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल बता रहे हैं, यानी शूद्र बता रहे हैं। और यहाँ पे और यहाँ चंद्रगुप्त को महापद्मनंद के पुत्र बताए जा रहे हैं और यहाँ पे पौत्र भी बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग ऐतिहासिक जो ग्रंथ है वो हमें अलग अलग रूप में दिखाते हैं, अपने अपने पक्ष में, सभी अपने अपने पक्ष में चंद्रगुप्त को दिखा रहे हैं, यानी मौर्य साम्राज्य को दिखा रहे हैं कि हम लोग मौर्य साम्राज्य के कितने नज़दीक थे, कितने समकालीन थे और कितने क्लोज थे। ये सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। अलग अलग ग्रंथ अपने अपने हिसाब से लिखते हैं। उसके बाद से ये है मुद्रा राक्षस के द्वारा जो स्रोत हमें मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये चाणक्य के कुछ जो परिचय है इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग रुख करते हैं मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है इंडिका, तो उसमें हम लोग देखेंगे इंडिका, ठीक है। तो हम लोग इंडिका के बारे में इन डिटेल चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग विदेशी साहित्य के रूप में जो मेगास्थनीज के द्वारा रचित है इंडिका। तो हम लोग देखते हैं कि विदेशी साहित्य के रूप में मेगास्थनीज का इंडिका है, जस्टिन का इपिटोमी है, उसके बाद से प्लिनी का प्राकृतिक इतिहास जिसको नेचुरल हिस्ट्री के रूप में हम लोग देखते हैं, और प्लूटार्क का विवरण और एरियन का विवरण। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है मेगास्थनीज का इंडिका। तो हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मेगास्थनीज के इंडिका में हम लोग देखते हैं कि मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है।
यह लगभग 304 बीसी से 299 बीसी में मौर्य दरबार में आया था, और मौर्य दरबार में पाटलिपुत्र में विशेषकर, ठीक है, उसकी जो मगध की राजधानी थी। तो यानी 304 से लेकर के 299 तक रहा ईसा पूर्व तक, यानी 5 वर्ष समय अपना व्यतीत यहाँ पे पाटलिपुत्र में किया। तो निश्चित है कि यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था को चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखा होगा। देखते हैं, इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व, राजधानी और शासन संबंध की जो प्रबंध की जानकारी मिलती है इसके द्वारा। और मेगास्थनीज के अनुसार भू राजस्व की दर 1/4 थी। तो 1/4 का मतलब 25%। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंडिका भू राजस्व कर में 1/4 यानी 25% बता रही है। तो हम लोग और भी पीछे देख चुके हैं कि जो अर्थशास्त्र थी, अर्थशास्त्र जो चाणक्य के द्वारा बताया गया था, लिखा गया है अर्थशास्त्र, उसमें राजस्व कर, भू राजस्व कर की बात थी 1/6, और वही यहाँ पे इंडिका क्या कर रही है 1/4। तो याद रखिएगा। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे तो यहीं पे हम बात कर लेते हैं अशोक की। तो अशोक जब अपने धर्म यात्रा पे निकलते हैं लुम्बिनी और रुमिंदेई, तो वहाँ पे लोगों की स्थिति को देख करके, लोगों की दुर्दशा को देख करके, और वहाँ पे जो कर था, भू राजस्व कर था, वो 1/6 से घटा करके 1/8 कर देते हैं। तो भू राजस्व कर के रूप में हम लोग देखेंगे तो 3 यहाँ पे चर्चाएं मिलती है। 1/6 जो अर्थशास्त्र के द्वारा था, और 1/4 जो मेगास्थनीज द्वारा जो इंडिका लिखा गया था उसमें इसका वृत्तांत है, और उसके बाद से अशोक के द्वारा 1/8 जो रुमिंदेई और लुम्बिनी नगर में हुआ था। तो यहीं पे हम लोग देख लेंगे, अच्छे से क्लियर कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग देखते हैं मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा है, ठीक है, सेडोकोटस कहा है, ठीक है। सेंड्रोकोटस आगे हम लोग पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त को 3 व्यक्तियों ने सेंड्रोकोटस कहा है, ठीक है। 2 व्यक्तियों ने उनको अलग अलग से यहाँ पे सेडोकोटस कहा है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेडोकोटस कहा गया है मेगास्थनीज में। यहाँ पे देखते हैं पाटलिपुत्र की बात, कि पाटलिपुत्र का विवरण हम लोग इंडिका में जब पढ़ते हैं तो इंडिका में मेगास्थनीज क्या बताते हैं पाटलिपुत्र के बारे में। तो पाटलिपुत्र के बारे में बताते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई को लेकर के यहाँ पे बहुत ही अच्छे से उल्लेख किए हैं। तो मेगास्थनीज में यहाँ पे देखा जाता है, तो इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो 16 स्टेडिया, जो 16 स्टेडिया की बात करें तो स्टेडिया उस समय मापने की एक मापक था, जिसको 1 स्टेडिया बराबर यहाँ पे 1 किलोमीटर बराबर 5 स्टेडिया हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 16 स्टेडिया है तो 16 स्टेडिया यानी 16 किलोमीटर, या सॉरी 80 स्टेडिया है तो 16 किलोमीटर हुआ। चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पे 15 स्टेडिया यानी 3 किलोमीटर चौड़ाई, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पाटलिपुत्र के रूप में हम लोग उत्तर दिशा में देखते हैं तो गंडक नदी और गंगा नदी का यहाँ पे मिलना दिखाते हैं ये मेगास्थनीज। यानी पाटलिपुत्र के उत्तर में गंगा नदी और गंडक नदी स्थित है, ये इनके इंडिका में मिलता है। और दक्षिण की बात करें तो सोन नदी। उसके बाद से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 64 तोरण द्वार था, जिसको तोरण मतलब प्रवेश द्वार कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रवेश द्वार था, ठीक है। और 570 बुर्ज थे। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पाटलिपुत्र कितना बड़ा था एरिया में। उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं तो 125 मीटर खाई और 30 हाथ जो थी गहरी थी, यानी 100 वहाँ पे 185 मीटर जो खाई थी। यानी ये पाटलिपुत्र के चारों ओर ये खाई के रूप में हम लोग देख सकते हैं। और ये खाई एक तरह से क्या था, नाला था, जो पाटलिपुत्र के जितने भी नगर थे, पाटलिपुत्र के जितने भी नगर थे उनके सभी पानी इस खाई में आकर के गिरते थे, जो हम लोग नाला के रूप में हम लोग देखते हैं। तो ये कितने 30 हाथ खाई मतलब गहरी थी, और 185 मीटर खाई जो थी ये यहाँ पे मिलता है स्रोत के रूप में। और यहाँ पे
ये इस तरह को देख सकते हैं कि ये एक तरह से सुरक्षा प्राची मतलब सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या था, सही था। इसलिए कि कोई भी राजा आएगा तो सबसे पहले 30 हाथ गहरी खाई है पहले उसको पार करेगा, यानी 25 मीटर जो खाई है उसको पहले पार करेगा, उसके बाद पाटलिपुत्र में एंट्री करेगा। तो एक तरह से यहाँ पे सामरिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, ये नाला नाला कहिए या खाई कहिए। तो हम लोग ये इंडिका के रूप में हम लोग देखते हैं। और भी कुछ इंडिका के बारे में है जो हम लोग आगे बात करेंगे, पहले इसको हम लोग मिटा लें। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं पाटलिपुत्र के बारे में। तो पाटलिपुत्र में जो नगर प्रशासन थी उसमें 5 समितियाँ थी और एक समिति में 6 सदस्य हुआ करते थे, यानी 30 सदस्यों की चर्चा यहाँ मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में किया है। किसके परिप्रेक्ष्य में? नगर प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में। तो ये हम लोग देखते हैं। उसके बाद से यहाँ पे एक उत्तरापथ मार्ग का विवरण मिलता है यहाँ पे इंडिका में। और उत्तरापथ जो मार्ग था वो बंगाल के जो सोनार गांव था वहाँ से लेकर के और पाकिस्तान यानी तक्षशिला तक वो जाता था। तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले कि इंडिका में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे कि यहाँ पे जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र की नगर प्रशासन में 5 समितियाँ थी और हर समिति में 6 सदस्य थे। तो कुल सदस्यों की संख्या 30 थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में उत्तरापथ मार्ग का उल्लेख मिलता है जो बंगाल के सोनार गांव से तक्षशिला तक जाती थी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे ये तक्षशिला थी, यानी आज का ये पाकिस्तान। तो यहाँ पे मान लीजिए ये तक्षशिला, ठीक है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा देख सकते हैं कि तक्षशिला कौन सी महाजनपद में था, ये आप लोग याद रखिएगा। तो कौन सी महाजनपद की राजधानी थी, तो यहाँ पे हम पहले बात पढ़ा चुके हैं। तो इसमें हम लोग याद रखेंगे गंधार जो था, गंधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। तो याद रखिएगा, यहाँ पे महाजनपद आप लोग को क्लियर हो गया है, ठीक है। तो तक्षशिला तक जाता था, कहाँ से? ये बंगाल से, ठीक है। यहाँ से जाता था, याद रखिएगा, यहाँ से जाता था और ये ऐसे करके और ऐसे जाता था, ठीक है, जिसको हम लोग सोनार गांव के नाम से जानते हैं, सोनार गांव, ठीक है। और यहीं जब हम लोग देखते हैं इसका विवरण मिलता है, ठीक है, उत्तरापथ मार्ग का। तो पहले ये उत्तरापथ मार्ग होता है जो सोनार गांव से तक्षशिला जाता है। उसके बाद से शेर शाह सूरी जब शासक बनता है, वहीं शेर शाह सूरी जो अफगान शासक होता है, जो हुमायूं को पानी पिला देता है।
तो हम लोग देखते हैं कि वो अपने नाम से जब उसकी बारी आती है तो शेरशाह सूरी इस उत्तरापथ मार्ग का नाम शेरशाह सूरी मार्ग रख देता है। ठीक है। और उसके बाद से जब अंग्रेज़ों की बारी आती है तो अंग्रेज़ों का गवर्नर जो होता है लॉर्ड ऑकलैंड, वो इसका नाम जीटी रोड कर देता है। और जब हम लोग की बारी आती है, जब हम लोग आज़ाद हो जाते हैं अंग्रेज़ों के गुलामी से, तो वो अलग हो जाता है, जिसको हम लोग नेशनल हाईवे के नाम से जानते हैं, एनएच नाम जानते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था पहले उत्तरापथ मार्ग। उसके बाद शेरशाह सूरी मार्ग। उसके बाद से यहाँ पे ऑकलैंड की बारी आई तो यहाँ पे जीटी रोड कर दिया। और जब हम लोग आज़ाद हुए तो यहाँ पे एनएच यानी नेशनल हाईवे कर दिए, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। बहुत ही भ्रामक चीज़ होता है यहाँ पे कि शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड का निर्माण कराया। तो खैर वो अलग बात है। शेरशाह सूरी जो मार्ग है वो अपने टाइम में कर दिया। उसके बाद से जो अंग्रेज़ थे, तो अंग्रेज़ों का एक गवर्नर था लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड। तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा जीटी रोड किया गया। और जब हम लोग आज़ाद हो गए तो भारतीयों के द्वारा क्या कर दिया गया? भारतीयों के द्वारा एनएच कर दिया गया। ठीक है। ये शेरशाह सूरी के नाम पे है तो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। और ये उत्तरापथ का मार्ग किसने किया था तैयार? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो ये इतना याद रखिएगा। ठीक है। तो ये था कुछ इंडिका में जो बचे हुए थे स्रोत के रूप में वो। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि इंडिका के कुछ भ्रामक भी थी जो कुछ गलत डिसीजन भी दिए थे। ठीक है। जिसमें बोल रहा था कि यहाँ पे लोगों को वेदों का ज्ञान नहीं था, यानी ज़्यादा भारतीय पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है। तो पढ़े लिखे नहीं थे तो फिर वेदों की रचना, स्मृति ग्रंथ की रचना कैसे हुआ? याज्ञवल्क्य के जो ग्रंथ है उसकी रचना कैसे हुआ? अर्थशास्त्र की रचना कैसे हुआ जब पढ़े लिखे नहीं थे तब? तो कहीं ना कहीं इंडिका की कुछ भ्रामक विवरण है, उसको भी हम लोग देखेंगे, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इंडिका के भ्रामक विवरण के रूप में हमें क्या क्या मिलता है। तो इंडिका के भ्रामक विवरण के रूप में देखें तो इंडिका हमें बताता है कि यहाँ पे 7 प्रकार की जाति व्यवस्था थी और भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। जो शूद्र व्यवस्था थी वो यहाँ पे नहीं थी और भारत में अकाल नहीं पड़ता था। ये 4 बातें भ्रामक के रूप में हमें मिलते हैं पढ़ने को। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंडिका का जो भ्रामक विवरण था, इंडिका का भ्रामक विवरण यहाँ पे हम लोग देखेंगे। भ्रामक विवरण चलिए यहाँ पे 4 तरह से देख सकते हैं क्या क्या था। तो यहाँ पे 7 प्रकार की व्यवस्था थी, 7 प्रकार की जाति व्यवस्था थी। दूसरा, भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि शूद्र व्यवस्था, ठीक है, शूद्र नहीं, दास प्रथा जैसी व्यवस्था नहीं थी भारत में। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे हैं, इंडिका कह रहा है। उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं, तो भारतीयों को लेखन कला का यहाँ पे भारत में अकाल नहीं पड़ता था। ये मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका है उसका ये भ्रामक विवरण है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 7 प्रकार की जाति व्यवस्था जब थी, तो
हम लोग फिर वैदिक युग में हम लोग क्यों पढ़ते हैं? वैदिक युग में हम लोग जाति व्यवस्था को हम लोग 4 तरह से क्यों पढ़ते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार की हम लोग वैदिक युग से पढ़ते आ रहे हैं। तो इस तरह से ये भ्रामक विनोद के रूप में ये कथन क्या है? गलत है। भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। जब लेखन कला का ज्ञान नहीं था तो याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ क्यों लिखे गए? तो इसका मतलब यहाँ पे याज्ञवल्क्य स्मृति और शास्त्र, उसके बाद से उपनिषद, उसके बाद वेदों की रचना कैसे कर दी गई यदि भारतीयों के पास लेखन कला का ज्ञान नहीं था तो इसलिए ये भी गलत। दास प्रथा व्यवस्था नहीं थी। जब दास प्रथा व्यवस्था नहीं थी तो फिर याज्ञवल्क्य स्मृति में अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ में और उपनिषद में दास प्रथा का विवरण क्यों मिलता है? तो इसलिए ये यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे याज्ञवल्क्य स्मृति और अर्थशास्त्र ग्रंथ जो है, ठीक है, और यहाँ पे उपनिषद में दास प्रथा का विवरण मिलता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? गलत। भारत में अकाल नहीं पड़ता था तो फिर हमें सोहगौरा और महास्थान पर अन्नागार का साक्ष्य मिला है। तो वो इस बात का इंडिकेट करता है कि वहाँ पे अन्न को भंडारण करके रखा जाता था ताकि अकाल पड़ने की स्थिति में उसका यूज किया जाता था। तो इस तरह से भारत में अकाल नहीं पड़ता था, ये गलत बात है। अकाल पड़ता था। आप सभी को विदित होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य अकाल पड़ने की सिचुएशन में ही अपने सिंहासन को अपने पुत्र बिंदुसार को त्याग करके दे देते हैं और बिंदुसार को दे देते हैं अपना सिंहासन, इसलिए कि वो राज चलाए। और वो अपने गुरु, जो जैन गुरु होते हैं भद्रबाहु, वो अपने गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पे जाकर के संलेखना विधि से वो अपनी मृत्यु उनको हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अकाल नहीं पड़ता था, ये गलत बात है। यहाँ पे सोहगौरा, ठीक है, सोहगौरा और यहाँ पे महास्थान, ये याद रखिएगा 2। यहाँ पे अन्नागार का साक्ष्य मिलता है, ठीक है, अन्नागार का साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ पे अन्नागार का साक्ष्य मिलने का मतलब यहाँ पे अन्न का भंडारण किया गया होगा, ठीक है। तो सोहगौरा की बात करें तो सोहगौरा ये यहाँ पे याद रखिएगा गोरखपुर को बोलते हैं, गोरखपुर, और ये महास्थान बांग्लादेश, ठीक है। तो ये है भ्रामक विवरण। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।